नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, ही इज वन ऑफ द रेयर इंटरनेशनल लीडर्स जो यूक्रेन भी जा सकते हैं और रशिया भी जा सकते हैं। भारत ने जो बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं, दुनिया जहां में माशी हालात किस तरफ जा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में आज देखें, पहली दफा मैं आपको ये बता दूं, अमूमन ये मुमकिन नहीं होता कि दोनों तरफ आप जा सकते हैं, और ये चीज सारी बात है, एक एक आपको एक्सेस देती है। पाकिस्तानी खुद को महदूद कर लेते हैं। उनको लगता है दुनिया पाकिस्तान से बाहर नहीं है, पाकिस्तान से बाहर बसने वाले लोग सारे साजिशी, बुरे और ख़राब हैं, और उनका हम पर कोई असर नहीं और हमारा उन पर कोई असर नहीं, क्योंकि हमें शुरू से यह बता दिया गया कि सिर्फ दुनिया के अंदर, दुनिया के नक्शे पर सिर्फ हम ही हैं और कोई भी नहीं। इंडियन डिप्लोमेसी ये कहती है कि वी डू नॉट वर्क इन आइदर और, मतलब ये नहीं है कि हम इससे ताल्लुक और इससे ताल्लुक है, नहीं, हम ऐसे नहीं करते, वी गो विद ऑल। सो एक चीज़ तो है कि यूक्रेनियन लीडर भी फ़ोन करते रहे नरेंद्र मोदी को, और रशियन लीडर से भी बात होती रही है। ये चीज़ें जो है दे आर देयर, बट ऑब्वियसली क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या हो सकता है, अभी जब टॉक्स हो रही हैं ज़ेलेंस्की साहब की और मोदी साहब की, फाइनल कम्युनिके से पता चलेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन जितने भी वेस्टर्न कैपिटल्स हैं वो बड़े खुश हैं इस हवाले से कि जी मोदी साहब यूक्रेन पहुंचे हुए हैं, और ज़ेलेंस्की और बाकी लोग बड़े डिसअपॉइंटेड थे जब नरेंद्र मोदी पहुंचे रशिया, और उन्होंने कहा जी कि ब्लडी क्रिमिनल से मुलाकात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये वर्ड बोले गए थे कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का लीडर वर्ल्ड की दुनिया की सबसे ब्लडी जो क्रिमिनल है उससे जफीर लगा रहा है, ये ज़ेलेंस्की के वर्ड है। ठीक है जी। अच्छा, वैसे अगर इसको थोड़ा डाइसेक्ट किया जाए कि ज़ेलेंस्की का ये कहना कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, मिल रही है, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का जो लीडर है वो हक कर रहा है, दुनिया के सबसे बड़े ब्लडी क्रिमिनल से हक कर रहा है, एंड देयर वाज नो रिस्पांस फ्रॉम इंडिया। ये कोई आसान बात नहीं थी। ठीक है, वो ज़ेलेंस्की जिसको पूरे के पूरे वेस्ट की सपोर्ट हासिल हो। ठीक है जी। सो इंडिया ये समझता है कि कोई बात नहीं है, दिस इज नॉट अ मोमेंट टू रिस्पॉन्ड टू ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की को रिस्पॉन्ड करने का ये मोमेंट नहीं है। अगर हमने ज़ेलेंस्की को रिस्पॉन्ड कर दिया तो ज़ेलेंस्की का कद काट थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। सो इंडिया ने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, तो इट्स अ टाइट डिप्लोमेटिक रोप। इंडिया पूरी कोशिश करेगा अपने ताल्लुकात को बैलेंस करने की, और ये जो इंडिया की मशहूर नॉन अलाइनमेंट अप्रोच है जियो पॉलिटिक्स में, अभी तक तो इंडिया को इसने बहुत फ़ायदे दिए हैं। मैं आई विश कि पाकिस्तान नॉन अलाइंड रहता, तो आज हम भी ना लड़ रहे होते, ना झगड़ रहे होते, ना कुछ कर रहे होते। मैं एक इंडिया की इस बात को लिंक करूंगा एक अमेरिकन पॉलिटिक्स के साथ भी, और एक इंडिविजुअल को भी फिट आती है। वो कैसे कि जब भी आप ज़िंदगी में एक नई मंजिल स्टार्ट करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान ने 1947 में अपनी नई मंजिलों का आगाज़ किया। पाकिस्तान शुरू में ही जंगों में पड़ गया, 48, 65, 71, कोल्ड वॉर, अफगानिस्तान वॉर, कारगिल वॉर, वॉर एंड टेरर, मतलब जंगें ही तो हैं। अब तो पाकिस्तान में कई लोग तंज करते हैं पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर कि एक जंग का सवाल है बाबा, एक जंग, मतलब ये कि अगर एक जंग करेंगे तो पाकिस्तान के हालात दोबारा बेहतर हो जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन उसमें जानी माली नुकसान और सारा कुछ होता है। लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने किसी जंग का हिस्सा नहीं बना, नॉन अलाइंड अप्रोच रही, अपने आप को उसने मशहूर कर, द वर्ड नॉन अलाइंड अलाइनमेंट जो है दैट इज टैग्ड विद इंडिया, इंडिया से टैग हो गया हुआ है। लोग कहते हैं हाँ जी वो टैग, वो दे आर लाइक दिस। सो ये जो चीज़ है कि आज जो जुमे को वो पहुंच रहे हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी हम तो नॉन अलाइंड। और मैं एक बात बताऊं, मैं आपको पहले बता सकता हूं कि नरेंद्र मोदी का क्या मैसेज होगा। नरेंद्र मोदी ये बात करेगा कि देखो हम नॉन अलाइनमेंट के बिलीवर हैं, हम अमन जंग के खिलाफ हैं, रशिया के बारे में भी कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। और हाँ, जो लोग मारे गए हैं उनके हक में वो बात करेंगे कि जो गैर ज़रूरी ब्लड शेड है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अब ये जो चीज़ है इसको देखते हैं, लेकिन
असल में मसला ये था कि जितने भी वेस्टर्न ममालिक हैं ना, वो समझते हैं कि नाउ इंडिया ओज अस बैक। ये है वो माइंडसेट। अमेरिकन और बहुत सारे, पर्टिकुलरली अमेरिकन माइंडसेट ये है कि द इंडिया ओज अस बैक। इंडिया हमें ओ करता है जो हम उसको दे रहे हैं स्टेटस, जो हमने इंडिया का स्टेटस उठा दिया है। इंडिया शुड पे अस बैक, एंड दैट पेइंग अस बैक इज लिसनिंग अस टू आवर ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस को सुने कि हम क्या कहते हैं। चाइना पे तुम नहीं कर रहे हैं, वो तुम्हारा डायरेक्ट मसला है, ठीक है, लेकिन ऑन यूक्रेन जो है वो या बाकी जो रशिया पे हमारी बात सुनी जाए। अब फॉर एग्जांपल रिसेंटली आपको याद होगा कि चाइना ने इंडियन और बहुत सारे जो बाकी ममालिक के बॉर्डर पे कुछ विलेजेस बनाए हैं, लेकिन इंडियंस खामोश थे। अमेरिकन ने थ्रू प्राइवेट सेक्टर खबरें निकलवा के जो जियोग्राफिक जो पिक्चर्स थी, मैप्स दोनों साइड के निकलवा के न्यूयॉर्क टाइम्स से स्टोरी छपवाई, एंड दैट वाज बेसिकली उन्होंने इंडिया के अंदर डिबेट शुरू करवा दी। देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो क्यों करके प्लैनेट लैब्स ऑस्ट्रेलिया या किसी और अदारे से, ठीक है, तस्वीरें लेगा? उसको क्या मिल रहा है इससे? ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स बड़ी अखबार है, उसके पास ज़्यादा फंड्स हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन नॉर्मली आप ऐसे करते हैं कि आप ऐसी चीज़ें बाहर लेके आते हैं जिससे आपको ये खदशा होता है या आप फील ये करते हैं कि इससे डिबेट ट्रिगर हो सकती है किसी मुल्क के अंदर। सो बेसिकली तो इंडिया के अंदर एक डिबेट ट्रिगर करने की कोशिश की, लेकिन वो डिबेट ट्रिगर हुई नहीं है, क्योंकि सारे का सारा मीडिया इज प्रो मोदी लार्जली, ठीक है। सोशल मीडिया भी तकरीबन ऐसे ही है। ऑपोजिशन की लंबी चौड़ी वहाँ पे एक वो जिसे कहते हैं ना सुनी नहीं जाती, और सो दैट इज वेयर इट इज, ठीक है जी। सो ये जो अमूमन जो बहुत सारे ममालिक हैं वो ये समझते हैं कि नहीं, इंडिया को जो है ना चाइना के साथ तो जो कर रहा है, लेकिन ये जब हम आपको इतना कुछ दे रहे हैं तो बोलो। सो वो यूक्रेन के मामले में तो इंडिया, और दूसरी एक और बात है, आज 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इंडिया नहीं बोला। आज इंडिया बोलेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो बेसिकली नरेंद्र मोदी ने अपने अगले 5 साल गुजारने हैं, तो 5 साल गुजारने के लिए ये यूक्रेन का ट्रिप ज़रूरी था रशिया ट्रिप के बाद। देखिए, नरेंद्र मोदी ने लाहौर में 2 घंटे गुजार के 15 साल गुजार दिए हैं, ठीक है। पाकिस्तान से ताल्लुकात ठीक नहीं किए उन्होंने, और कहा ठीक है सर ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ही नहीं कर रही, वो वाकया हो गया जी, हमने आपसे बात ही नहीं करनी। तो आप एक ट्रिप से वो 5 साल नहीं गुजार सकते। पाकिस्तान के साथ वो 2 घंटे का विजिट करके 15 साल ताल्लुकात को फ्रीज कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। तो आपको क्या लगता है यूक्रेन पे वो सारा कुछ मान जाएंगे जो उनको कहा जाएगा? कुछ भी नहीं मानेंगे, ठीक है जी। तो इंडिया, क्योंकि एक चीज कही जा रही है कि इंडिया डायरेक्टली क्रिटिसाइज करे रशिया, इंडियंस नहीं करते। वो कहते हैं जी हम ये काम नहीं करेंगे, ठीक है जी। सो अब ये चीज़ जो है, इंडिया जब जाता है, रशिया जाता है, तो वो प्योरली डिफेंस, ऑयल, वो जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं उनके लिए जाता है, ठीक है जी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू यूक्रेन तो ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ और जिसे कहते हैं मगरबी जो ममालिक है उनकी आंखों में धूल झोंकने, दैट्स इट। कि बस ठीक है, मिट्टी पान गए हैं, अगर चलो यार इतने भी आ जाने तुसी खुश हो जाओ, ठीक है। क्योंकि इंडिया के बारे में कॉन्टीन्यूसली एक बात है कि इंडिया की बहुत ज़्यादा रिलायंस है रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट के ऊपर, तो वो करना तो है। इंडिया जो है वो किसी वक्त में लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर रहा है। अब तो उसने सारी की सारी जो अपनी डिफेंस प्रोक्योरमेंट है उसको डाइवर्सिफाई कर लिया है। अब लेकिन अभी भी बहुत सारा जो अब नड्डा देखिए, जैसे पाकिस्तान को चाइना के अलावा कोई मुंह नहीं लगाता, इंडिया को भी रशिया के अलावा कोई मुंह नहीं लगाता रहा माजी में। अब इंडिया के पास पैसे आए तो इंडिया ने भागना दो। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की। वो वही 10 घंटे की ट्रेन उन्होंने ली और वो फिर पहुँचे वॉर्सो से पहुँचे वो केव, और वहाँ जाके उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने बात की कि पीस हम चाहते हैं कि उन्होंने बल्कि ये जुमला कहा कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम अमन के साथ हैं। ये बात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की। लेकिन इस दौरे का मकसद जो है, ना इसके दौरे के नतीजे में कोई अमन होने जा रहा है, ना इस दौरे के नतीजे में कोई किसी भी किस्म, बल्कि इसको इसी तरह से दुनिया ले रही है कि वही एक जो जप्पी उन्होंने डाली, ज़ेलेंस्की को जप्पी डाली,
ज़ेलेंस्की को उन्होंने जप्पी डाली, ठीक है ना। और बिल ये देखें, वो पुतिन है, ये ज़ेलेंस्की है, बराबर जप्पी टू जप्पी। मैंने आपसे कहा था ना, जप्पी जब तक बराबर नहीं होगी ना, वो दुनिया को पता नहीं, मगरिब को मैसेज, क्योंकि इधर से ज़ेलेंस्की जो थे उन्होंने ये बड़ा सख्त बयान दिया था। ये मैं बोलता हूँ, ज़ेलेंस्की जो है उन्होंने बयान दिया था बहुत ही सख्त किस्म का, भी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप देखें, जप्पी आए, 10 घंटे का ट्रैवल की, जप्पी मारी, वापस आ गए, फायदे से कुछ नहीं हुआ, ठीक है। सिर्फ ये कि जाहिर है कि दुनिया को बताना था कि भाई दोनों को जप्पी मारता हूँ। सबसे बड़ा जो सवाल उठा और उस पर बड़ी कमेंट हुआ, वो आई थिंक एक बीबीसी का रिपोर्टर था, आई डोंट नो वो रिपोर्टर कौन था, लेकिन मेरा ख्याल है बीबीसी का रिपोर्टर था, जिसने ये सवाल किया डॉक्टर जयशंकर से कि नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने क्यों हक किया मोदी उससे पुतिन से। तो जिस पे डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये हमारा जो पार्ट ऑफ वर्ल्ड है जहाँ पे हम रहते हैं इंडिया में, वहाँ पे कल्चरल कर्टसी होती है। इन कल्चरल कर्टसीज के आप जिस बंदे से मिलते हैं तो आप इस अंदाज से मिलते हैं। तो मोदी दुनिया में जिस लीडर को भी मिलते हैं, जहाँ भी जाते हैं, इसी अंदाज से मिलते हैं। सो इसको आप नेगेटिव कॉनोटेशन में ना लें। और आपके मुल्कों में होता होगा कि आप इस तरह नहीं मिलते, लेकिन हम इस तरह मिलते हैं। एक और बड़ी बात था, एक तो चलो ये जो सैंक्शंस वाली बात थी, सॉरी ये जप्फी डालने वाली बात थी जिस पर उन्होंने कमेंट किया। दूसरी की इंपॉर्टेंट बात है, और डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली वेस्ट को, जिसे कहते हैं ना कि सही करारा एक झटका लगाया। और वो झटका क्या है? उन्होंने कहा जी रशिया के ऊपर तो सैंक्शंस हैं। उसने कहा जी डॉक्टर जयशंकर ने कहा हम सिर्फ यूनाइटेड नेशंस की जो सैंक्शंस हैं उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बाकी ये जो बायलैटरल आप लोग लड़ते रहते हैं हमें इसकी कोई परवाह नहीं। दैट इज समथिंग, डायरेक्ट मैसेज टू वॉशिंगटन, डायरेक्ट मैसेज टू लंदन एंड पेरिस कि आप जो मर्जी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज आप जो मर्जी सैंक्शंस करते रहो, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। हमें अगर परवाह है तो वो सिर्फ और सिर्फ उन सैंक्शंस की है जो यूएन की है। इट मीन्स कि इंडिया कामयाब है कि इंडिया जो पाकिस्तान के रिलेटेड अक्सर बात करता है वो यही कहता है जी कि वो यूएन डेजिग्नेटेड है, तो हमें यूएन की परवाह है, यूएन से हम बात कर रहे हैं, हम किसी और चीज की बात ही नहीं कर रहे। सो इस चीज को अगर आप देखें तो इट मीन्स के डॉक्टर जयशंकर ने वो जो कल्चरल कर्टसी वाला क्वेश्चन भी बड़े अच्छे तरीके से अटेंड कर लिया। फिर दूसरा ये है कि ये चीज़ें भी थी। सो ये भी सवाल अटेंड कर लिया कि जनाब आप जो है हम यूएन की सैंक्शंस को ही मानते हैं, हम और किसी सैंक्शन को नहीं मानते। दूसरा ज़ेलेंस्की साहब को इनवाइट कर दिया कि वो इंडिया है, पहले तो वो फ़ोन चुन करते रहे, लेकिन जिस अंदाज से ज़ेलेंस्की मिला है, कोई हग भी किया है उसने, तो बड़ा सख्त मुंह बना के, ऐसा मुंह बनाया जैसे ये लगे कि मैं बड़ा गम में हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं गुस्से में हूँ। ये अंदाज उन्होंने ज़ेलेंस्की ने जो है वो अडॉप्ट किया। अगर आप उनकी तस्वीरें देखें, सिवाय उस वक़्त पे जब मेडिकल सप्लाईज दी जा रही हैं और नरेंद्र मोदी हाथ में ला रहे हैं, उसके अलावा कोई ऐसा मौका नहीं था, ठीक है, जब ज़ेलेंस्की के मुंह में थोड़ी सी मुस्कुराहट आई हो। सो एक तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरी बात ये है कि जो यूक्रेनियंस हैं वो, उनको बेसिकली इंडिया ने पैगाम भी दिया है, रशिया का पैगाम, ठीक है। वो पैगाम क्या है उसके ऊपर भी बात करते हैं। यूक्रेन ने जो कर्स्क एक इनकर्जन की है, वो भी वो कहते हैं कि हमने डिस्कस किया कि यूक्रेन की तरफ से जो इनकर्जन हुई है, मोदी साहब ने उसको भी हाईलाइट किया है, ठीक है। सो दैट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इट मीन्स कि रशियन मैसेजिंग भी इंडिया ने जो है वो की है। और दूसरा इसके बाद अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स के हवाले से उन्होंने बड़ी बातें की हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैं, मेडिकल असिस्टेंस, ये वो आके पीछे जो चीज़ें चलती हैं, हमने ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट दी है। और जो ज़ेलेंस्की है वो मेरे ख्याल है इंडियन मीडिया से भी मिलेंगे या मिले हैं, और ये चीज़ें जो हैं सामने आ रही हैं। बहरहाल एक चीज़ तो समझ आ गई कि इंडिया ने जो चीज़ की है, उसने कहा कि एक तो ले जाओ, क्या उसे बोलते हैं, कहो जी हम आपके साथ, हम आपके लिए लेके आए हैं, दवाइयाँ लेके आए हैं आपके लोगों के लिए। दूसरा जी हमारा आपके साथ जो है थोड़ा बहुत
डिफेंस का कोऑपरेशन भी है, एक इंडिया यूक्रेन जॉइंट वर्किंग ग्रुप है, मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन, वो 2012 का है। इंडिया और ये बस इस इंडिया ने उस वक़्त बना लिया ताकि एक जो मैसेजिंग है वो रशिया को भी चली जाए, और दूसरा एक बना लिया इस तरह का जो वर्किंग ग्रुप है, इसकी कोई लार्जली कोई सिग्निफिकेंस तो कोई नहीं है ना, या ना ही इसने कोई सा काम किया होगा। उसमें सिर्फ यही कहा गया है जी कि हम आइंदा काम करते रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर इंडिया फोकस करता है कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज़, इसके ऊपर इंडिया की बड़ी फोकस, और इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो किया है कि इस हवाले से इंडियंस इस चीज़ को भी बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब से नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं यूक्रेन कीव के अंदर, कोई सायरन नहीं बजे। इट मीन्स कि रशिया की तरफ से थ्रेट नहीं है, यानी कि ये वाहद मौका है रशिया के यूक्रेन के अंदर, वाहद मौका है पिछले 2-2.5 साल में कह सकते हैं कि जिसमें रशिया ने कोई हमला नहीं किया, या रशिया की तरफ से किसी किस्म का कोई ख़तरा जो है वो महसूस नहीं किया गया, बिकॉज़ रशिया ने, ज़ाहिर बात है नरेंद्र मोदी को तो नाराज़ नहीं करना और मैसेजिंग भी देनी है कि हाँ जी क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है और इस तरह की चीज़ें। सो बहरहाल ये चीज़ें जो हैं ये तो हमें नज़र आ रही हैं। अब बड़ी बातें हुई हैं जी, हम इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्निकल कोऑपरेशन, दिस एंड दैट, अमन के लिए बढ़िया है, और दूसरा जी अमन जल्दी आएगा, हम अमन को देख रहे हैं, और मतलब जो एक होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी यूक्रेन के अंदर भी स्टूडेंट से मुलाकातें करते, लैंग्वेज स्कूल में चले गए, और बहुत सारे जो स्कॉलरशिप्स हैं जो कि दिए हैं, मेरा ख्याल है इंडिया देना चाहता है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो कहते हैं कि जो इंडियन कल्चर है उसको हम यूक्रेन तक कैसे लेके आ सकते हैं, दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग। जैसे उन्होंने पोलैंड के लोगों को, लड़कों के लिए स्कॉलरशिप थोड़े से खोले हैं। सो दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिप इन मेरी अंडरस्टैंडिंग के अंदर बड़ा है, लेकिन ज़ेलेंस्की थोड़ा सख्त मूड उसने रखा है। दोनों मुल्कों ने जो है वो आपस में कुछ एग्रीमेंट्स भी किए हैं, और वो जो एग्रीमेंट्स हैं वो ज़ाहिर बात है एग्रीकल्चर, फूड इंडस्ट्री, मेडिकल प्रोडक्ट्स के हवाले से MOU साइन किए हैं, इंडियन ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट असिस्टेंस है वो भी साइन किए हैं। सो बड़े पैमाने पे इंडिया ने ये चीज़ जो है वो की है, और ये चीज़ पता चलती है कि इंडियंस जो हैं वो अपने ये जो जिसे कहते हैं ना हाई इम्पैक्ट जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो दे रहे हैं, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी दे रहे हैं। ये बेसिकली इंडिया ये जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ये जगबंदी के ऊपर काम करें, रुकवाएं, कुछ करें, तो वो हुआ। आप भी उसमें इनकार कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो तो वैसे ही गए। लेकिन रियल बात ये थी कि अमेरिका का उधर बस नहीं चल रहा था, यूक्रेन में तबाहियां हो रही थी, और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जाने का या उन्हें बुलाने का मकसद यही था कि हमारी जंग को रुकवाया जाए। और सबसे बड़ी बात चौधरी, मैं इधर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि दुनिया में किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो, और उस मुल्क में किसी मुल्क का वज़ीर आज़म जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं। देखे अमेरिका सुपर पावर बनता है दुनिया के बीच में, जो यूक्रेन की बड़ी साइड लेता है, अपने डॉलर भी खर्च करता है, क्या अमेरिका के सदर की हिम्मत है यूक्रेन में आने की? अरे यार ये छोड़ो, मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बात करता हूँ। फलस्तीन में कितनी बड़ी जंग चल रही है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फलस्तीन जा सकते हैं? मुसलमान कंट्री है भाईजान, वो सऊदी अरेबिया का बादशाह जो है वो क्या फलस्तीन जा सकता है ऐसी सिचुएशन में? लेकिन नहीं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि उस बंदे का काम है पीस और अमन को लेके चलना, वो दुनिया में पीस के काम करवा रहे हैं। अभी देखें आप उधर ये स्टेटमेंट दी भी है, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी भी है कि हाँ भाई, दो कंट्रीज के यानी रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसे खत्म करने में इंडियन प्राइम मिनिस्टर काफी रोल अदा कर सकते हैं, उनका काफी इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में। चौधरी साहब, यूक्रेन में इस टाइम जो चल रहा है ना, वो लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के तरले कर रहे हैं कि हमारे पार्लियामेंट में आए, उधर आके खिताब करें। आपको याद होगा कि दुनिया का जो सुपर पावर अमेरिका, उनके पार्लियामेंट में भी जाके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खिताब किया था। तो वही सिचुएशन अब इधर बन रही है कि वो कह रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में आए। इससे पहले जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उधर गए रशिया, तो रशिया में जब गए ना, तो यूक्रेन में मीम बनने लगे।
यूक्रेन के वजीर आजम ने, हालांकि उधर एक बच्चों के हॉस्पिटल पे कहीं अटैक हुआ था, तो यूक्रेन के वजीर आजम ने भी, प्रेसिडेंट ने बहुत बुरा बयान दिया था इंडिया को लेके कि इधर बच्चों की जान जा रही है और आप उधर जाके बैठ गए, यारियां कर रहे हैं, दोस्तियां कर रहे हैं। तो आज वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, आपके मुल्क में बैठा हुआ है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि उनकी टांगे दबाएं और उन्हें मनाएं, उनकी मिन्नत करें, शायद वो आपकी जंग रुकवा दें। ये हो सकता है। चले, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या आगे होता है यूक्रेन रशिया की वार को लेके। लेकिन ये चीज वाकई जो आबिद भाई ने बात की है कि हम मतलब फलस्तीन को लेके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, तुर्की की बात कर लें, उनके हेड ऑफ स्टेट, ईरान की बात कर लें जो सबसे फ्रंट पे नजर आ रहा है, जी हम इसराइल के अगेंस्ट जंग करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। एक दफा भी कोई यहाँ से फलस्तीन में गया, वहां पे जाके कोई स्पीच की हो, उनके साथ खड़े हो। और ये छोटी बात नहीं होती कि रशिया और यूक्रेन दोनों के दरमियान जंग चल रही है, वो रशिया भी गए और यूक्रेन भी गए। मतलब ये साबित कर दिया कि अगर कोई जंग रुकवा सकता है, उन्हें एक फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी पूरी दुनिया के साथ दोस्ती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, उनकी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। अफ्रीकन रशिया नाराज क्यों होगा, किस बेस पे नाराज होगा? रशिया के साथ हिंदुस्तान की बहुत बड़ी तिजारत है, बिलियंस ऑफ डॉलर की तिजारत है, इससे भी बहुत ऊपर की तिजारत है। देखिए रशिया अभी अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कहता है कि आप यूक्रेन क्यों चले गए, हम आपके साथ तिजारत नहीं करेंगे, तो बर्बादी रशिया की है। इंडिया तो स्टेबल है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, वो आज आप तिजारत नहीं करें, किसी और से कर लेंगे। तो उधर जाने का मकसद भी यही था कि अमेरिका जो है ना, अमेरिका इस टाइम परेशान बैठा हुआ है, जैसे हम सुपर पावर मानती है ना पूरी दुनिया, वो सर पकड़ के बैठा हुआ है। और उससे जब ये काम नहीं होते तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूज किया जाता है, क्योंकि मोदी की दुनिया में लड़ाई नहीं है, तो सबके साथ दोस्ती है। देखे दुनिया का किसी कंट्री का आप नाम लेके देखे, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से दोस्ती करना चाहते हैं, तिजारत करना चाहते हैं, उनके साथ आगे चलना चाहते हैं। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस मुल्क से होके आए हैं उसका नाम बताएं मुझे आप। अभी पोलैंड से होके आए हैं। पोलैंड और उधर से सीधा पोलैंड की हिस्ट्री का आपको पता है कि इंडिया के साथ क्या ज्वाइंट है? वर्ल्ड वॉर के लेवल की ये पोलैंड जो है ना, इंडिया के साथ ज्वाइंट है इनके मामला। और हिंदुस्तान की हिस्ट्री का मेरे ख्याल से 45 साल बाद या 40 साल बाद कोई वजीर आजम पोलैंड गया है। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक और कंट्री में गए थे, उधर भी 40 साल बाद कोई वजीर आजम गया था। ये इजाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हासिल है, क्योंकि वो पूरी दुनिया से दूरी नहीं, नजदीकी बढ़ा रहे हैं। जिन मुल्कों में हिंदुस्तान, लेकिन आबिद भाई फिर पाकिस्तान तो बिल्कुल नेबर कंट्री है। इधर बहुत से लोग ये सवाल करेंगे, मतलब जो पाकिस्तानी है कि यार ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रिया जाके ये करेंगे, उधर इसके अलावा पोलैंड में गए हैं, वहां पे पीस की बात कर रहे हैं, यूक्रेन में गए हैं, पीस की बात कर रहे हैं, ये नेबर में पाकिस्तान है। तो भाई पाकिस्तान भी आए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो नवाज शरीफ की फैमिली की शादी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं आए, वो इधर भी आए थे। वो दुनिया में हर मुल्क में जाना चाहते हैं, हर किसी के साथ तल्लक बेहतर करना चाहते हैं। अब आगे से आपको रिस्पॉन्स तल्लक बेहतर करने वाला ना मिले तो वो आपकी गलती है। जैसे यूक्रेन आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मना रहे हैं अपने मुल्क के फायदे करवाने के लिए, इस तरह पाकिस्तान भी बड़ा कुछ कर सकता था। सिर्फ हम कश्मीर को लेके बैठ के सर समझे, अपनी ट्रेड बंद की, अपने लोगों को नुकसान दिया। अब ट्रेड बंद होने से क्या होता है, मुल्क में महंगाई आती है, और उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा ट्रेड बंद करके, वो तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए, हम रुसवा हुए, हम लोग नीचे आए। मैंने, आप जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं, बहुत से लोग जानते होंगे कि हमने सब्जी मंडी में भी जाके इंटरव्यू किया, वहाँ के जो बिजनेसमैन है, जहाँ के जो फ्रूट बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, उनसे पूछा कि भाई इंडिया से ट्रेड बंद हुई है, फायदा हुआ या नुकसान? उन्होंने बोला नुकसान हुआ। गारमेंट्स के अगर हम मार्केट की बात करें, यहाँ पे भी आप किसी से पूछ लें, वो कहेंगे नुकसान हुआ। अगर इसके अलावा हम किसी भी फील्ड में बात करें, वो ये कह रहे हैं कि हाँ भाई, जब इवन मेडिसिन की अगर बात करें, जितनी जानों का नुकसान हुआ है इंडिया से ट्रेड बंद करके या रिलेशन खराब करके, हमारी सोच नहीं है। यहाँ से लोग वहाँ पे जाते थे ट्रीटमेंट करवाने। हम तालिबान की बात करते हैं कि तालिबान हमारे मुल्क में आ रहे हैं, हमारी फोर्सेस पे हमले करते हैं, हम तालिबान को ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम उन्हें पकड़ लेंगे, टीडीपी जो भी दहशतगर्द पाकिस्तान में आता है, हम उसकी बात करते हैं कि हमारे पर हमले हो रहा है। देखे चाइनीज इधर मारे जाते हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर इधर हमले होते हैं, पाकिस्तान के जवान शहीद होते हैं, और ये तो बड़े लेवल की बातें आ गई भाई साहब। अभी आप देखें किस कच्चे में क्या हो रहा है। कच्चे में इस टाइम पुलिस फोर्स के ऊपर बम मारा गया, बम या मिसाइल मारा गया, और 12 जवान शहीद हुए उस चीज को लेके। और मैं सर एक सेकंड बात सुनिए आप, मैं अपनी फोर्सेस से पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान की नंबर 1 फोर्सेस हो आप, पाकिस्तान के नंबर 1 अदारे हैं, पाकिस्तान की टॉप की फौज है, हमारी पाकिस्तान की टॉप की फौज है, जो हम कहते हैं कि दुनिया के नंबर 1 है हम लोग। और भाई आपके मुल्क में कच्चे में दहशतगर्द हैं और आपको पता ही नहीं है यार। और वो हर साल 2 बार 3 बार किसी लोगों को पकड़ते हैं, उन्हें किडनैप करते हैं, किसी के हाथ काट के मूवियां बनाते हैं, किसी की उंगलियां काट के मूवियां बनाते हैं। और भाई कहाँ गए हमारे दायरे? इस तरह तो हम फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसके बीच में कोई बड़े लेवल के हाथ हैं,
आप समझे चोई साहब कि इतना बड़ा काम हो रहा है और किसी को पता ही नहीं है। वैसे हम तालिबान को पकड़ने की बातें कर रहे हैं, पहले इन्हें पकड़ो, ये कच्चे के जो डाकू है, 4 डाकू 6 डाकू 20 डाकू आपके ऊपर ऐसे मुसल्लत हो गए हैं कि जैसे मर्जी आपको लूट ले, बर्बाद कर दे, और इस मुल्क में समझ ही किसी को नहीं आ रही। वाकई बहुत शर्म वाली बात, मतलब शर्मिंदगी वाली बात है कि पुलिस फोर्सेस की अगर बात करें, 22 के करीब पुलिस के जवान थे जिनके ऊपर अटैक हुआ और जिसमें से 12-13 लोगों की जानें गई हैं। और मैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत से लोग जो पाकिस्तान से बाहर से देख रहे हैं, उन्हें शायद कच्चे के डाकुओं का इतना आइडिया ना हो। ये एक छोटा सा ग्रुप है, मतलब 10, 20, 30, 40, 50 डाकू जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं, और वो लोग जो उनके एरिया में जाता है, कोई भी जाता है, उसे किडनैप कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है। हमारी फोर्सेस अभी तक नाकाम नजर आई। ऑपरेशन स्टार्ट होता है, फिर रुक जाता है, ऑपरेशन स्टार्ट होता है, फिर रुक जाता है, फिर खबर आती है कि आज फिर एक कच्चे के डाकू ने एक इंसान को उठा लिया, जिसे उठा लिया। ये बड़ी हैरत वाली बात है। भाई यार, कच्चे के डाकुओं को जानते हैं? जी जी बिल्कुल। क्या समझते हैं यार? हम कहते हैं कि नंबर 1 है, सब कुछ है, लेकिन ये कच्चे के डाकुओं को ही नहीं हम कंट्रोल कर पा रहे। कच्चे के डाकू के पीछे बड़े बंदे के हाथ है, कच्चे के डाकू के पीछे पक्के के डाकू हैं। पक्के के डाकू है, समझ लेना आप लोग। तो उन्हें पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते। अगर वो कंट्रोल नहीं करतेगा तो बड़े दावे के करते हैं, अपने सर्कल कंट्रोल कर देते, सर्कल के ऊपर हमने कहते हैं। ठीक है, तो ये कोई बात नहीं हुआ। ठीक है। आबिद भाई देखें, आम पाकिस्तानी भी ये कह रहा है कि भाई हम उन्हें पकड़ नहीं सकते। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखें, जब आपके ऊपर हाथ किसी बड़ेगा होगा तो आपको छेड़ेगा भी नहीं कोई, तंग भी कोई नहीं करेगा। चोर साहब, ये तो चीजें आ गई एक साइड पे। सबसे पहले तकलीफ होती है अपने मुल्क को देख के कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। महंगाई आसमानों को छू रही है, गरीब बंदा मरने के बात कर रहा है, परेशान है गरीब आदमी, बिजली के बिल इतने बड़े आ रहे हैं। दूसरी बात ये देखें आप, मैं अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात कर रहा था कि वो पूरी दुनिया के साथ अपने तल्लुकात बढ़ा रहे हैं, कभी किसी मुल्क में जाते हैं, कभी किसी मुल्क में जाते हैं। क्या हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये किसी मुल्क में जाके अपनी ट्रेड या अपनी इज्जत नहीं बना सकते? और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के वजीर आजम जब किसी कंट्री में जाते हैं, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के वजीर आजम की तलाशियां हुई, उनके कपड़े उतरवा दिए गए। आज पाकिस्तान के वजीर आजम हाउस में एक गैर मुल्की खतून आई हुई थी, वजीर थी। हाँ, वो जी बिल्कुल। उनके बारे में आप बताएं कि क्या हुआ कि उनकी तलाशी की बात हुई तो उन्हें कहा जी कि हम आपका वॉलेट जो है ना वो चेक करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने तो अपनी तलाशी नहीं देनी, ये मेरी पर्सनल चीज है, अगर आपने तलाशी लेनी है तो मैं वापस जा रही हूँ। वो वजीर आजम हाउस से वापस चली गई, उन्हें फिर बुलाया गया। आप देखें कि गैरतमंद इसे कहते हैं, ये गैरत होती है। हमारे वजीर आजम जाके कपड़े उतार दे और वो अपना वॉलेट तक ना चेक करवाए तो गैरत किसे कहते हैं? गैरत बनानी पड़ती है, अपनी इज्जत बनानी पड़ती है सर। और ये चीज अगर किसी को खबर नहीं पता कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं, उन्हें चेकिंग के नाम पे अपने कपड़े तक उतारने पड़ते हैं, जबकि किसी और कंट्री के अगर मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर आते हैं तो वो कहते हैं भाई हम अपना बैग चेक नहीं करवाएंगे। भाईजान इधर आए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बस ठीक ही है। ठीक है, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं दुनिया के दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे? क्या वजह है? पहले वो अपने खजाने भरने से उन्हें फुर्सत नहीं है, तो फिर वो और क्या किसी से बात करें। ठीक है, पहले वो बड़े मसरूफ हैं। अच्छा, हमारे जो सियासतदान हैं बड़े भाई सीधी बात है, मसरूफ है। मैंने अभी 14 अगस्त को मैंने एक बड़ा धुआंधार इंटरव्यू दिया है कि खुदाया जितनी आपने सरकारी आराइशों पे जितने रुपए आपने खर्च कर दिए हैं ना 14 अगस्त के ऊपर, जी गवर्नर हाउस को सजाया गया, माल रोड को सजा दिया गया, नहर को सजा दिया गया, पूरे पंजाब पूरे पाकिस्तान की सरकारी इमारत के ऊपर 5 करोड़ से ज्यादा लागत आई है। अब उन जो बिल्डिंगें हैं सरकारी, उन्होंने ये तो नहीं कहा हिंदुस्तान मुर्दाबाद, मैंने कहा है पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, तो मेरे ऊपर क्या खर्च हो रहा है, तेरे ऊपर क्या हो रहा है, उसके ऊपर क्या खर्च हो रहा है? वैसे तो जिधर इतने लोग खड़े हैं, मैं ये समझता हूँ कि भाई ये तो खूबसूरती है। अगर हम पाकिस्तान को सजाते हैं, पाकिस्तान का वो खूबसूरती एक दिन के लिए है। वो सारी चीजें किराए की थी जो उतार ली गई है। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है कि ये हर साल हम एक दिन बस। एक और मैंने उधर मैसेज दिया है, मैंने बोला है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मैं अवान टाउन से 4 बच्चे और एक 40 साल बीवी को लेकर पैदल आया हूं सेलिब्रेट करने यौम पाकिस्तान को। आपके हल्का अहबाब के लोग मेरे हिसाब से एक साल में भी 5 कदम नहीं चलते होंगे। ठीक है। और मैं कहां से कहां तक आया हूं पैदल। भाई क्या कहना ये पाकिस्तान की मैं बताता हूँ, ये पाकिस्तान की दुखी अवाम है, बिलों से तंग है, महंगाई से परेशान है ये लोग। ये अपने सरों को पीट रहे हैं कि हम लोग कर क्या लिए, हमने क्या हो गया। देखिए सर, हमारे कसूर ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो IMF से कर्जा लेती है,
उसकी किस्तें हम लोग उतारते हैं टैक्स दे के, क्योंकि टैक्स तो हम लोगों ने देने हैं। और दूसरी बात है कि पूरी दुनिया में जो मुल्क की अवाम टैक्स देती है ना, उस टैक्स का रिटर्न होता है। रिटर्न किस शक्ल में होता है? सड़कों की शक्ल में। आपके बच्चों को अच्छी तालीम दी जाए, सस्ती तालीम दी जाए या फ्री तालीम दी जाए, अच्छे हॉस्पिटल दिए जाए। तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। भाई की तड़प बिल्कुल ठीक है कि करोड़ों रुपया लगा दिया आपने बिल्डिंगें सजाने में, आम आदमी के लिए क्या सोचा? नो डाउट के पाकिस्तान का जश्न मनाना चाहिए, 14 अगस्त बड़े तरीके से और बहुत अच्छा मनाना चाहिए, लेकिन गरीब मुल्क के हिसाब से भी ये भी देखना चाहिए कि हम गरीब मुल्क है, हम लोग कर्जों में फंसे हुए हैं। आमद हो गई है। क्या आमद हुई है? आमद ये हुई है कि भाई आप सभी से मैं एक सवाल कर रहा हूँ, आप बता दो आपके मोहल्ले में, आप मार्केट में, किसी ऐसे जगह पर जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, कायदे आजम के वफ्द में जितने भी लोग शामिल थे, क्या 14 अगस्त को किसी के नाम पे भी किसी को भी खराज अकीदत पेश किया गया? कोई सेमिनार करवाया गया, तकरीरें करवाई गई हो, बताया गया हो नई जनरेशन को कि मोबाइल देखने के लिए पाकिस्तान नहीं बना? यार वक्त आपका बच्चा मोबाइल देखता रहे। आप ये देखें ना, ये जिनसे हम अलग हुए थे, जिनसे हम अलग हो गए, जश्न मना रहे हैं, आज वो किधर चले गए हैं? आप ये देखें कि वो आज उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी क्या रिस्पेक्ट है हमारे प्राइम मिनिस्टर। आखिर में मुझे जल्दी है, मैं जाने वाला हूँ। पाकिस्तान कायम है, उसकी वजह ये है क्या कि अल्लाह ऊपर है, जो ये देख रहा है कि पूरी दुनिया का इस्लाम का ये किला है। मैंने इन सियासतदानों, इन जागीरदारों के लिए नहीं, मैंने इस्लाम के किले के लिए इसको हमेशा कायम रखना है और ये कायम रहेगा। तो वरना इनकी कोई आदतें नहीं है कि पाकिस्तान कायम रह जाए। बताएं, पाकिस्तान इस्लाम का किला है, तो ये फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान यानी इस्लाम का किला, एटॉमिक पावर भी है, हम क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर अगर मैं जवाब दूं ना तो मेरी हैसियत नहीं है, मैनेजमेंट बहुत कम मजबूत है। इसके अंदर तो मेरा मैसेज है, डरता नहीं हूँ मैं, अल्लाह से डरता हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच मैं पहले भी बयान देता हूँ। देखो भाई, अगर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान ने फलस्तीन के अंदर जब से जुल्म हो रहा है, आप बता दो कोई एक ट्वीट आया हो, आप मियां शहबाज शरीफ साहब ने कोई जंग पे दिया हो कि फलस्तीन बाज आ जाओ? फलस्तीन कैसे? फलस्तीन क्या नाम है उनका? इसराइल। सॉरी फॉर दैट कि इसराइल तू बाज आ जा। भूल हो नहीं, मजाक फिर है ना, आदम से भी भूल हुई। मुझे ये बताएं, मैं आगे हम बात ये कर रहे थे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फलस्तीन में जाके खड़े हो ना, जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अभी यूक्रेन में जाके खड़े हैं, यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है। हम यही बात कर रहे थे, फलस्तीन जाते तो भाई उनका अगर जज्बा उनको कहे तो वो जाए। मैंने पहले कहा है उनको भाई फुर्सत नहीं है। अच्छा, डरते हैं? मैं ये नहीं कहता डरते हैं, लेकिन बात यह है कि अगर कोई बयान ना आए हमारी हुकूमत की तरफ से, अगर कोई भी ऐसा काम ना किया जाए तो फिर हम यही कहेंगे कि यार ये भूले हुए हैं भाई। जज्बे का मतलब है डॉलर। पाकिस्तान ने हमेशा जज्बा दिखाया डॉलर के साथ। अच्छा, आप देखें अफगानिस्तान की जंग थी अमेरिका के साथ, ठीक है, हमारी तो वो जंग नहीं थी, हमने उस जंग में जज्बा दिखाया, अपने फौजी मरवाए, अपना पैसा जाया किया। क्यों? क्योंकि हमें डॉलर मिलेगा, हमें इमदाद मिलेगी, अमेरिका हमसे खुश रहेगा, हमारे बड़े का हाथ हमारे सर पे रहेगा। उस हाथ के चक्कर में हमने अपने आप को बर्बाद किया। IMF के कर्जों में हम लोग फंसे उस बड़े के हाथ की वजह से। उस हाथ से बचते बचते आज चाइना के हाथ में फंस गए हम लोग। आज चाइना के कर्जे ही हुए हैं भाईजान। चाइना जिस मुल्क में, आप श्रीलंका को देखिए कि उधर इतने कर्जे दिए, इतने कर्जे किए कि श्रीलंका सारा ब्लैक हो गया। आज उसकी जमीन पे कब्जा है चाइना का। और ये टाइम पाकिस्तान, अब देखे ना, पाकिस्तान की इंडस्ट्रियां बंद हो रही है। अभी सुनने को आ रहा है 120 या 100 इंडस्ट्रियां बंद हो गई, तो वो पाकिस्तान में चाइना ही घुसेगा ना, मेड इन चाइना फिर इन हो जाएगा पाकिस्तान में, हर चीज चाइना की और ज्यादा इन हो जाएगा। अभी पाकिस्तान ने पीछे कोशिश की थी अपनी प्रोडक्ट बनाने की, लेकिन अब वो फिर कोशिश सारी नाकाम हो गई। तो हिंदुस्तान ने जब मेड इन इंडिया के ऊपर काम किया वो रुका नहीं। वो तो पोलैंड में जाके भी यही कह रहे हैं कि हम मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड बनाएंगे। वो पूरी दुनिया में ये बात कर रहे हैं। लेकिन मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि देखें, पाकिस्तान के लोगों की भी इसमें बड़ी बड़ी गलती है, उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है। हमें एजुकेशन हासिल करने की जरूरत है, अवेयर होने की जरूरत है और सच का सामना करने की जरूरत है। जज्बाती होके नारे लगा देंगे, मतलब वो उससे तो कोई काम नहीं चलेगा। देखे जी, आप 100 बार के पाकिस्तान जिंदाबाद, हम भी कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं, फिर लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद कहने से क्या पाकिस्तान का भला हो सकता है? ठीक है, तो फिर तो पाकिस्तान जिंदाबाद ही कहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद कहने के बजाय पाकिस्तान को जिंदा रखो। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे काम करो कि पाकिस्तान जिंदा रहे।
पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ऐसा हो कि पूरी दुनिया में उसकी इज्जत हो, लोग उसे जाने, उसके साथ ट्रेड करे, काम कारोबार करना चाहिए, पाकिस्तान की प्रोडक्ट बाहर जानी चाहिए। सर हमारी कितनी को प्रोडक्ट बाहर जा रही है, हमारी तो इंडस्ट्रियां बंद हो गई है इधर। हाँ हमारी बाहर जा रही है चीजें, हमारी पाकिस्तान की इंडस्ट्रियां जा रही है दूसरे मुल्कों में। सर ये हो रहा है पाकिस्तान का। ठीक है, स्टूडेंट्स जा रहे हैं पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, इसके अलावा आप, अच्छा आपको मौका मिले, पाकिस्तान से तो मोहब्बत करते हैं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मौका मिले सच बताना बाहर जाने का, जाएंगे या रुक नहीं? सच बताना है। अगर मुझे मौका मिले तो मैं सऊदी अरब जाऊंगा। अच्छा, इसके अलावा मैं पाकिस्तान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सऊदी अरब जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान मैं वापिस आऊंगा, हज करने जाएंगे। मैं उम्रे की सादत, अल्लाह अगर मुझे मौका दे तो मैं उम्रे की सादत के लिए सऊदी अरब जा सकता हूँ। वैसे पाकिस्तान इज द बेस्ट कंट्री। फिर वापस आ जाएंगे या? अच्छा पाकिस्तान बेस्ट, नो डाउट एज ए पाकिस्तानी मुझे भी ये कहना चाहिए, लेकिन हकीकत पसंदी भाई मुझे ये बता दे क्या नहीं है हमारे मुल्क में? जरखेज है, ठीक है, इंडस्ट्रियां हैं, ठीक है, लोग ज़हीन है, लेकिन फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? तू मैं नहीं बैठे बड़ी कुर्सी पे। अच्छा, एक आम आदमी को बिठा दे कुर्सी पे, ठीक है, उसे कहें भाई तू वजीर आजम है 1 माह के लिए। फिर देखते हैं कि कैसे उसका जज्बा होता है इन जैसों से जो अरसे से। एजुकेशन क्या है आपकी? एजुकेशन क्या है मेरी? हाँ मैं तो 1000 बार बता चुका हूँ, मैं BA पास हूँ, तो आप लेकिन मैं 43 बरस का हो गया हूँ। नहीं आप देखिए ना, BA पास है, इलेक्शन आप लड़ सकते हैं, इलेक्शन लड़े, बने प्राइम मिनिस्टर। इलेक्शन लड़े? हाँ भाई इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए, यही बात। मेरे पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, मैं कमाता हूँ तो खाता हूँ 700 रुपया में। इलेक्शन वो लड़े जिनके पास जितने लगाए उससे 14 गुना ज्यादा आगे, उन्होंने लड़ना है इलेक्शन। हाँ एक ऐसा है, जब ईरान में इनकलाब आया था ना, तो उसको कोई रोक नहीं सका था। ठीक है, इनकलाब आया था हमारे मुल्क में, और दोबारा भी आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। चले ठीक हो गया। अच्छा हाफिज भाई मुझे ये बताएं, जो इन्होंने बात की अपनी जगह ठीक की है, जज्बाती बात, और ये सिर्फ इनकी बात नहीं है, ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा पाकिस्तानी इस तरीके से ज़हनी तौर पे जरा डिप्रेस या परेशान हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ये बताएं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जैसा लीडर पाकिस्तान में आ सकता है, या हम में से कोई ऐसा बन सकता है कि यार अपने कंट्री को आगे लेके चले? देखिए सर, इसके लिए तो ये होता है कि पाकिस्तान में तो मौका मिलता नहीं है। कोई भी सच बोलने वाला हो, अच्छा इंसान हो, उसे कभी मौका नहीं मिलता। जिन लोगों ने गैरतमंद बनने की कोशिश की उनको या तो फांसी दे दी गई, या वो प्लेन में क्रैश हो गए, या अमेरिका ने जेलों में बंद करवा दिया। तो इस पाकिस्तान में तो कभी भी अच्छा इंसान ऊपर आ सकता ही नहीं है। तो हमारी तो आवाज उठाने की कोशिश करें तो चैनल हमारा डाउन कर दिया जाता है। यानी कि इतना अगर डर गए हैं पाकिस्तान की जो इंतजामिया है या गवर्नमेंट है कि अगर सच बोलने पे यूट्यूब चैनल को रोक दिया जाएगा, उसके ऊपर फायरवॉल के थ्रू जो उनसे सारी व्यूअरशिप रोक दी जाएगी। ऑडियंस बड़ी समझदार है, ये ऑडियंस को चाहिए कि आपके फायरवॉल को वो तोड़े, आपकी वीडियो को इतना देखे कि जो लोग आप पे बंदिश लगा रहे हैं ना, पाबंदियां लगा रहे हैं, वो खुद परेशान हो जाएंगे, यार ये हो क्या रहा है कि वो लोग, हम तो इन पे लगाते हैं पाबंदियां, लेकिन ऑडियंस का साथ कितना बड़ा है कि वो फिर भी इनकी वीडियो देखते हैं और ये फिर लाखों में चले जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि फायरवॉल के बावजूद, इंटरनेट की सर्विस बिल्कुल फ्लॉप होने के बावजूद, हमें और बहुत सी जगह पे परेशान करने के बावजूद भी जो देखने वाले हैं जिस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं, शायद इसी वजह से। मैं जरा अपने चैनल के बारे में बता दूं। बिल्कुल देखिए, मैं अपनी ऑडियंस से बात करना चाहूंगा। ह्यूमैनिटी फर्स्ट मैंने चैनल शुरू किया है चौधरी शुएब के भाई के साथ मिलके। हम लोग उस पर बड़ा वर्क कर रहे हैं, बड़ी हिस्ट्री पे बात करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं। शुएब चौधरी के भाई भी हमारे साथ है, तो आपको भी चाहिए कि हमारी वीडियो को देखे आप लोग हमारे साथ होंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। नहीं आबिद भाई, वैसे मैं बात करूं, बड़ा मेरे ख्याल से जो आपका चैनल चल रहा है बहुत बेहतरीन ग्रो कर रहा है। आपको आइडिया नहीं, आपने हमेशा यानी रियल इंटरटेनमेंट टीवी पे वीडियो रिकॉर्ड किया, तो आपको नहीं आइडिया कि भाई बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कई साल लगे रहे तो फिर जाके कुछ व्यूज आते हैं। तो आपने तो स्टार्ट किया 1 माह या 2 माह हुए हैं, तो आपके तो चैनल मोनिटाइज पे हो गया, व्यूअरशिप भी आपकी 30-40 हजार तो डेली देखते हैं। नहीं तो मैं भी चाहता हूँ ना कि शुएब चौधरी की तरह मुझे भी लाखों लोग देखे मेरे चैनल पे, क्योंकि उसके ऊपर हम लोग वर्क बड़ा कर रहे हैं। चौधरी साहब, उसके ऊपर आपके भाई जो मेहनत कर रहे हैं ना, पूरी हिस्ट्री खोलते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर हिस्ट्री हम लोग उसके ऊपर सुनाते हैं। तो मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, आपको क्या मसला है मुझे ये बताएं। मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप प्लीज हमारी वीडियो को देखा करें, उसे लाइक किया करें, ह्यूमैनिटी फर्स्ट पे आए और हमें सब्सक्राइब करें प्लीज। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आप एक दफा जरूर विजिट करें ह्यूमैनिटी फर्स्ट जो आबिद भाई का चैनल है, वहाँ पे जाके देखें। मेरे ख्याल से आपको बड़ी इंटरेस्टिंग और इन डिटेल कोई भी टॉपिक है उसके ऊपर इन डिटेल आबिद भाई हैं, आदिल भाई हैं, वो दोनों इन डिटेल उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आपको एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू सुनने को मिलेगा। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो इस टाइम सूरत हाल है ना, हर बंदा परेशान है, हर बंदा कंफ्यूज है, किसी को ये नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है। हम लोग ये टॉपिक करते हैं ना, जाके बाजार में पूछते हैं कि जी बात करेंगे, वो कहते हैं किस
टॉपिक लेकिन पे। चोहे साहब, हाँ। मुंह के ऊपर तारीफ करने का मजा नहीं आता। जिस तरह यूट्यूब पे फाइट आपने की है ना, और जिस तरह आप खड़े हुए यूट्यूब को लेके, इतनी पाबंदियां, इतनी परेशानियां, इतने दुश्मन सरों के ऊपर, लेकिन आपने हिम्मत नहीं आ रही। इस चीज की दाद मैं आपको देना चाहूंगा कि आज भी वैसे ही खड़े हुए, सीना तान के खड़े हुए, कोई